आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले क्लास में आपको बताया था कि इस सब्जेक्ट में हम जितनी भी बातें करेंगे तो वो टीचिंग के हवाले से करेंगे, टीचिंग स्टाइल्स के हवाले से बात करेंगे, इसी तरह से लर्निंग के हवाले से करेंगे, लर्निंग स्टाइल्स के हवाले से करेंगे और इसी तरह से वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो टीचिंग स्टाइल या हमारी जो लर्निंग स्टाइल है और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है वो मुतासिर हो सकती है। तो इसके हवाले से मैंने आपको कहा था कि इस सब्जेक्ट में हम इन सारी चीज़ों के हवाले से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा यूनिट है वो यूनिट नंबर 2 है, जो कि स्टेजेस इन लर्निंग, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड वेलबींग है। मतलब लर्निंग में हमारे साथ जितनी भी स्टेजेस है, फिजिकल इन्वायरमेंट जो कि हमारे लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को इफेक्ट करती है, और इसके साथ साथ जो इन्वायरमेंट और वेलबींग है, ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजाल टॉपिक को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारे साथ डेवलपमेंटल स्टेजेस कौन सी है, इसके साथ साथ लर्निंग किसे कहते हैं, लर्निंग पर हम बात करेंगे, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से क्या मुराद है इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ स्टेट ऑफ फिजिकल हेल्थ ऑन लर्निंग, हमारी जो फिजिकल हेल्थ कंडीशन है इसके हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ पर क्या असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, हमारी फिजिकल हेल्थ की वजह से आया हमारी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो मुतासिर हो सकती है या नहीं, तो इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इमोशनल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग स्ट्रेस, हमारे जो इमोशनल स्टेट है, ठीक है, आया हमारी इमोशनल स्टेट की वजह से हमारी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो मुतासिर हो सकती है या नहीं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम एक्सप्लेन करेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट को इन एडिशन वेलबींग एंड लर्निंग। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट को हम डिस्कस करेंगे और इसके ज़रिए जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये हमारी लर्निंग और वेल बींग कंडीशन को मुतासिर कर सकती है या नहीं। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान टॉपिक से इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएंगी और आप इसको एंजॉय करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लर्निंग की। लर्निंग किसे कहते हैं? जनरली अगर मैं आप स्टूडेंट्स को लर्निंग के हवाले से बताऊं तो लर्निंग की लफ्ज़ी मानी क्या है? लर्निंग की लफ्ज़ी मानी सीखना है। अगर हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उस चीज़ के सीखने की वजह से हमारे जो बिहेवियर है, हमारा जो रवैया होता है उसमें चेंजेस आ जाती है। इसी तरह से हम जो चीज़ें सीखते हैं तो वो वक्ती तौर के लिए भी होती है और इसके साथ साथ पूरी ज़िंदगी के लिए भी होती है, मतलब परमानेंट भी हो सकती है। तो लर्निंग जो है ये हमारे साथ इसके टाइप है, जो कि हमारे साथ टेम्प्रेरी लर्निंग पर भी मुश्तमिल होते हैं और इसके साथ साथ परमानेंट लर्निंग पर भी मुश्तमिल होते हैं। सो लर्निंग से मुराद ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम ऐसी चीज़ों को सीखते हैं जिसकी हमें ज़रूरत होती है, और इसी तरह से जब हम उसको सीख लेते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो रवैया होता है उसमें खातिर ख्वाह चेंजेस आ जाती है। अब बिहेवियर में जो चेंजेस आती है तो ये पॉजिटिव चेंजेस भी हो सकती है और नेगेटिव चेंजेस भी हो सकती है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम लर्निंग कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे बिहेवियर में चेंजेस रोनुमा हो जाती है। यहाँ पर आपको एक सिंपल डिफिनीशन जो है दिया गया है, जिसमें कहते हैं कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। कहते हैं कि लर्निंग ये एक ऐसा अमल होता है, ठीक है, जिसके जरिए हम न्यू अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं, ठीक है, नॉलेज हासिल करते हैं, बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, इसी तरह से नए स्किल्स सीखते हैं। इसके साथ साथ हमारे लिए मज़ीद ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है या अहमियत के हामिल है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह से अपने एटीट्यूड को हम क्या करते हैं, उसको हम संवारते हैं। तो लर्निंग जो है ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम अपनी जो नॉलेज है उसको इन्हांस करते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं। इसी तरह से हमारी जो सोच समझ मतलब समझने
सोचने की जो कुव्वतें होती है उसको हम इम्प्रूव करते हैं। इसी तरह से अगर किसी शख्स की जो बिहेवियर है वो नेगेटिव हो, ठीक है, तो उस नेगेटिव बिहेवियर को हम लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर किसी शख्स में स्किल्स की कमी हो, ठीक है, उसके स्किल्स जो है वो ट्रेन नहीं हो, ठीक है, उसके पास सही स्किल्स ना हो, तो लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए उनके स्किल्स को हम इम्प्रूव कर देते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, तो उन चीज़ों को हम जानने की कोशिश करते हैं और अपने जो एटीट्यूड है उसको हम क्या करते हैं, इस अमल के ज़रिए संवारते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से लर्निंग की अगर दूसरी सिंपल डिफिनीशन में आपको बताऊं, नीचे आपको दी गई है, कहते हैं कि लर्निंग मे बी डिफाइंड इज एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। जाहिर बात है, जब आप एक स्किल सीखते हैं, ठीक है, तो स्किल्स को सीखने के बाद आपका जो रवैया होता है, आपका जो बिहेवियर होता है, तो उसमें खातिर ख्वाह चेंजेस आ जाती है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि ये चेंजेस जो है ये परमानेंट भी हो सकती है और वक्ती तौर के लिए भी हो सकती है। तो ऐसा अमल जिसकी वजह से आपका जो रवैया होता है उसमें तब्दीली आ जाए, उसमें चेंजेस आ जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस अमल को हम लर्निंग कहते हैं। सही है। इसी तरह से हमारे साथ लर्निंग के कुछ खसूसियात है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स है। उन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ लर्निंग के कौन कौन। सो पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है हमारे साथ लर्निंग की, वो क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस विच इज कंटिन्यूस एंड इट नेवर स्टॉप एट एनी फेज, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हैंस लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम द बर्थ एंड एंड ओनली विद द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। बहुत सिंपल अल्फाज में आपको मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि लर्निंग ये एक ऐसा अमल होता है जो कि मुसलसल जारी रहता है। कंटिन्यूस से मुराद मुसलसल जारी रहता है और ये कभी भी स्टॉप नहीं होता। इसका मतलब ये है कि लर्निंग ये एक ऐसा अमल है जो कि पूरी ज़िंदगी जो है जारी रहता है। जैसे कि आप देखते हैं कि पैदाइश से लेकर बच्चा जब पैदा होता है, तो पैदा होते ही वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपने जो वालिदैन हैं उनकी आवाज़ को सुनते हैं, ठीक है। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो फर्स्ट टाइम पर उनको जो है इतनी साफ तरीके से मतलब चीज़ें दिखाई नहीं देती। वो जो है सिर्फ सेंस ऑफ टच को यूज़ करते हैं और इसी तरह से सेंस ऑफ हेयरिंग मतलब सुनने और टच करने की जो सलाहियतें हैं उसको यूज़ करते हुए चीज़ों को समझने, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने, चीज़ों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के साथ साथ वो क्या करता है, वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। जैसे कि वो जब वालिदैन की आवाज़ सुनते हैं तो उस लैंग्वेज को जो है वो सीखना शुरू कर देते हैं। फिर अपने वालिदैन को जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। फिर अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको जो है पहचानना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से लोगों को ऑब्जर्व करते करते वो क्या कर लेते हैं, उनकी तरह ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से फिर पैदाइश से लेकर मौत तक जो है वो पूरी ज़िंदगी जो है मुख्तलिफ सिचुएशन से क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो ये एक पहली खसूसियत है हमारे साथ लर्निंग की, कि लर्निंग एक ऐसा अमल है जो कि कभी भी कंप्लीट नहीं होता, कभी भी मुकम्मल नहीं होता। आप कभी भी इस तरह का दावा नहीं कर सकते कि मुझे सब कुछ आता है या मुझे हर तरह की जो स्किल है वो आती है या मैं हर चीज़ के बारे में जानती हूँ या जानता हूँ। हमेशा ज़िंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर जो है आपको स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ती है, आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको जो है ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस वजह से लर्निंग जो है ये एक ऐसा अमल है जो कि पैदाइश से लेकर मौत तक जो है जारी और सारी रहती है। तो ये पहली खसूसियत है लर्निंग की। सही है। दूसरी खसूसियत लर्निंग की क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस विच लीड टू मेंटल ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। जाहिर बात है, जब आप लर्निंग करते हैं, जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, जब आप स्किल सीखते हैं, जब आप नॉलेज हासिल करते हैं, ठीक है, चीज़ों के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं, तो इसकी आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है, ठीक है,
इसकी वजह से आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है वो ग्रोथ करती है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है और आपकी जो ब्रेन एक्टिविटीज़ है वो मज़ीद तेज़ हो जाती है। और इसी तरह से वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो दूसरों के बनिस्बत बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, चीज़ों को जल्दी जो है लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो दूसरी खसूसियत लर्निंग की ये है कि अगर आप मुसलसल लर्निंग करते हैं, चीज़ों को सीखते रहते हैं, तो इससे आपकी जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसी तरह से तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में अगर लर्निंग के हवाले से मैं आपको बताऊं, तो व्हेन लर्निंग टेक्स प्लेस द इंडिविजुअल लर्न टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। वही बात थी, मैंने जैसे कि आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे साथ एक टॉपिक आया हुआ था कल्चरल शॉक, जो कि कल्चर हेल्थ सोसाइटी में था। कल्चर शॉक के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंडिविजुअल जब एक जगह से मूव करता है, एक जगह से हिजरत करते हुए दूसरी जगह जाते हैं, तो वो जगह उनके लिए नई होती है और चूंकि वो वहाँ पर नए आए हुए होते हैं, तो इस वजह से उनको उस एरिया के जो तौर तरीके हैं उसके हवाले से उनको कुछ पता नहीं होता। इसी तरह से चीज़ों के हवाले से उनको कुछ मालूमात नहीं होती, लोगों के बारे में उनको पता नहीं होता, ठीक है, तौर तरीके उनको पता नहीं होती। तो इस वजह से उनके लिए वहाँ पर एडजस्ट करना, वहाँ पर अपने आप को एडॉप्ट करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर जब वो कुछ हफ्ते वहाँ पर गुजारते हैं, ठीक है, लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करते हैं, तो इस वजह से फिर वो वहाँ पर जो है एडजस्ट होना शुरू हो जाता है, लोगों के साथ उनकी जान पहचान हो जाती है। तो इसी तरह से जब आप लर्निंग करते हैं, ठीक है, तो लर्निंग की वजह से फिर आपको हर तरह के सिचुएशन के बारे में पता होता है और आपको हर स्किल के बारे में पता होता है। मिसाल के तौर पर एज अ नर्स के तौर पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर एक न्यू नर्स जो है वो हॉस्पिटल में क्या हो, हॉस्पिटल में जो है ऑन ड्यूटी हो जाए, ठीक है, और उनको इमरजेंसी रूम में जो है उनको ड्यूटी दी जाए, तो जाहिर बात है वो जो है अभी नए नए आए हुए होते हैं, ठीक है, तो उनके पास इतने एडवांस स्किल्स नहीं होते कि वो इमरजेंसी रूम के जो पेशेंट हैं उनको हैंडल कर सके अकेले। तो इसलिए उनके लिए इमरजेंसी रूम में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और वहाँ पर वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो अगर वो प्रॉपर तरीके से स्किल सीखे, अगर उनके पास नॉलेज हो, हर टेक्निक के हवाले से उनके पास नॉलेज हो, उनके पास स्किल्स हो, तो फिर उनको किसी भी रूम में आप शिफ्ट कर दे, किसी भी डिपार्टमेंट में आप उनको शिफ्ट कर दे, तो वो आसानी से वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट भी कर लेंगे और इसी तरह से वो अपनी जो प्रैक्टिस है वो प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो लर्निंग ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास स्किल्स हो, आपने सीखा हुआ हो, तो सीखने की वजह से फिर आप हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट भी कर सकेंगे और हर तरह के सिचुएशन में आप अपने आप को उस सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर सकेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे साथ जो चौथी करेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग की, वो है ये है कि लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। लर्निंग जो है ये हमारे साथ एमसीक्यूज के हवाले से ये सारे पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपने माइंड में रखिए, ठीक है। लर्निंग जो है ये एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस से मुराद ये है कि अगर आप एक टास्क कर रहे हैं और उस टास्क में आप बजाते खुद पार्टिसिपेट करें, तो जितना आप खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ही आप सीखेंगे। मिसाल के तौर पर आप रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च मिसाल के तौर पर दो बंदे हैं, एक जो है दूसरे बंदे से अपनी रिसर्च करवा रहा है और एक बंदा खुद कर रहा है। तो वो बंदा जो कि खुद रिसर्च कर रहा है उसको ज़्यादा लर्निंग होगी, वो ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा, ज़्यादा चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज जो है वो उनके पास आएगी बनिस्बत उस बंदे की जो कि दूसरे बंदे के ज़रिए अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर रहा है। तो मतलब मेरी बात का ये है कि लर्निंग ये एक ऐसा अमल है जो कि एक्टिव प्रोसेस है। जितना आप अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे, ठीक है, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, तो उतना ही आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। एम सी क्यूज, सॉरी,
करेक्टरिस्टिक्स 5 नंबर जो करेक्टरिस्टिक्स है लर्निंग की वो ये है कि लर्निंग टेक्स प्लेस इंडिविजुअली एज वेल एज सोशली। आप जो है बजाते खुद जो है अकेले होकर भी सीख सकते हैं और इसी तरह से लोगों के साथ बैठते हुए लोगों के साथ डिस्कस करते हुए भी आप लर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लर्निंग ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन बिहेवियर इन इंडिविजुअल। जाहिर बात है जब आप नए नए आते हैं हॉस्पिटल में तो उस टाइम आपके लिए लोगों के साथ बातचीत करना, पेशेंट को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो ही आपका टाइम वहाँ पर गुजरता जाता है तो आप आहिस्ता आहिस्ता स्किल्स को सीखते हैं, क्योंकि आप आहिस्ता आहिस्ता लोगों को डील करना सीखते हैं और इसी तरह से फिर आपका जो रवैया होता है वो मुकम्मल चेंज हो जाता है। तो लर्निंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपका जो रवैया होता है, आपका जो बिहेवियर होता है उसमें चेंजेस लाती है, ठीक है। और ये चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये डिपेंड करती है आप पर। ओके जी, मजीद आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस की तरफ। डेवलपमेंटल स्टेजेस की तरफ बढ़ते हैं। माइलस्टोन्स मेकिंग चेंजेस सॉरी माइलस्टोन्स मार्किंग चेंजेस इन द फिजिकल कॉग्निटिव एंड साइको social growth of an individual over time from infancy to old age। डेवलपमेंटल स्टेजेस की जो बुनियादी मकसद होता है वो क्या होता है? डेवलपमेंटल स्टेजेस से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो फेज होता है जिसमें बच्चा पैदाइश से लेकर अपनी जो बुढ़ापा है, ठीक है, उस तक पहुंचता है। तो पैदाइश में न्यूनेट से लेकर जब न्यूनेट से वो इन्फेंट स्टेज में जाता है तो उनकी जो है थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई होती है। फिर इन्फेंसी से जब वो चाइल्डहुड स्टेज में जाते हैं तो इनकी फिर मज़ीद थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुई होती है। फिर चाइल्डहुड से जब वो एडल्टहुड स्टेज में जाते हैं तो एडल्टहुड तक उनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हो गई होती है। और एडल्टहुड से फिर जब वो जो ओल्ड एज है उस तक जाते हैं, ठीक है, तो इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होती है। तो हमारे साथ जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है इसकी जो बुनियादी मकसद होता है वो इंडिविजुअल के जो फिजिकल कॉग्निटिव साइको सोशल ग्रोथ होती है, ठीक है, उसमें चेंजेस लाना होती है। जाहिर बात है जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो इसी तरह से बढ़ने के साथ साथ उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें भी आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आना शुरू हो जाती है, ठीक है। उनकी जो हाइट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। इसी तरह से उनकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है, कॉग्निटिव से मुराद ये है कि उनकी जो सोचने समझने ख्याल करने की जो एबिलिटीज़ है, बातें करने की जो सलाहियतें हैं, इसी तरह से फैसले करने की जो एबिलिटीज़ है उसमें क्या होती है, उसमें भी चेंजेस होती रहती है वक्त के साथ साथ। इसके अलावा जो साइको सोशल फैक्टर्स है तो वो भी टाइम के साथ साथ जो है उसमें चेंजेस आती रहती है। तो ये कब आती है? ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान ये चेंजेस जो है आपको लोगों में देखने को मिलेगी। A developmental stage must be used to meet health related educational needs of the learner। ठीक है, कहते हैं कि जितने भी हमारे साथ डेवलपमेंटल स्टेजेस है तो इसको अगर कोई बंदा जो है सही तरीके से यूज़ करे, इस्तेमाल करे, तो इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो है आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा है, ठीक है, वो न्यूनेट है, ठीक है, वो न्यूनेट है मतलब अभी पैदा हुए हैं, ठीक है। तो अगर टाइम से ही आप उनको अच्छी आदतों के बारे में उनको सिखाएंगे, उनको बताएंगे, तो वो अच्छी आदतें जो है इस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगी, ठीक है। वो अच्छी आदतों को फिर ये बच्चा जो है इम्पोर्टेंस देगा, अहमियत देगा और इसी तरह से वो सारी अच्छी बातें जो कि आप लोगों ने इनको बताई थी तो वो सारी अच्छी बातें जो हैं इनमें आ जाएगी और इसी तरह से फ्यूचर में वो फिर इन आदतों को यूज़ करते हुए आगे इम्प्रूव करते जाएंगे। तो कहते हैं कि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस को हर किसी को चाहिए कि इसको जो है बरूह कार लाए और इसी के बेस पर वो अपने हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी एजुकेशनल नीड्स है, ठीक है, उसको क्या करे, उसको हासिल करे और सीखे। इसी तरह से फिजिकल कॉग्निटिव एंड साइको सोशल मैच्योरेशन मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन ईच डेवलपमेंटल पीरियड। तो
हर डेवलपमेंटल पीरियड, हर डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान जो फिजिकल, कॉग्निटिव और साइको सोशल मैच्योरेशन होती है, ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना होगा, ऑब्जर्व करना होगा। ज़ाहिर बात है, जब बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है तो बढ़ने के साथ उनकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आती है, मतलब उनकी जो हाइट है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, ठीक है। तो इस दौरान जो है हम अपने बच्चों को जो है मोनिटर करेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं या नहीं, डेवलपमेंट उनकी हो रही है या नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ हम उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम चेक करेंगे, उसकी भी हम असेसमेंट करेंगे कि बच्चे की जो सोचने समझने, बातों को अंडरस्टैंड करने की जो सलाहियतें हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है या नहीं, आया बच्चे को बात समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो इन सब चीज़ों को हमने क्या करना होगा, चेक करना होगा, ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान। इसके साथ साथ जो साइको सोशल मैच्योरेशन है इसको भी हमने चेक करना होगा कि बच्चा जो है वो लोगों के साथ एडजस्ट कर रहा है या नहीं, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या लोगों के साथ इंटरेक्शन करना उनको, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि लोगों के साथ इंटरेक्शन करना उनको पसंद नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इन सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है इसमें हमारे साथ तीन बुनियादी स्टेजेस है, जिसमें पहले नंबर पर हमारे साथ पीडागोजी स्टेज है, दूसरा नंबर पर हमारे साथ एंड्रागोजी स्टेज है, और तीसरे नंबर पर हमारे साथ जिरागोजी स्टेज है, ठीक है। ये तीन हमारे साथ डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इफेक्टिवली लर्निंग कर सकते हैं। अब इन तीनों स्टेजेस के बारे में हम आगे स्लाइड में डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे, तो तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने। तो डियर स्टूडेंट, पेडागोजी के बारे में मैंने आपको बताया कि पेडागोजी जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसी क्लास है जिसमें टीचर स्टूडेंट्स के दरमियान और इसी तरह से जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, ठीक है, और जो लर्निंग टास्क है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं, जिसमें टीचर अपने स्टूडेंट को टास्क देते हुए उनको क्या करते हैं, साथ में उनको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं उनके टास्क को मुकम्मल करने में। और इसी तरह से जब वो टास्क को मुकम्मल करते हैं तो इसी दौरान चूँकि उनको सपोर्ट मिल रही होती है, गाइडेंस मिल रही होती है, तो साथ साथ वो सीख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो हमारे साथ लर्निंग होती है, जो जिसमें एक बंदा जो है दूसरे बंदे पर मुकम्मल डिपेंडेंट होता है, मुकम्मल इंतज़ार करते हैं, और दूसरे की मदद के बगैर वो अपने कोई काम जो है मुकम्मल नहीं कर सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं, सही है। इसी तरह से हमारे साथ एंड्रागोजी है। एंड्रागोजी के बारे में मैंने आपको बताया कि एंड्रागोजी से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं उसको हम एंड्रागोजी कहते हैं, जिनको सपोर्ट की, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, और वो जो है इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं कि वो जो भी काम करे खुद से करे, ठीक है, कोई जो है उसको मशवरा ना दे, कोई जो है उनको गाइड ना करे, वो जो भी डिसीजन ले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ले, अपनी जिम्मेदारी की बुनियाद पर जो है वो फैसले करे, ठीक है, और वो खुद से काम करे और खुद से वो चीज़ों को सीखे, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंड्रागोजी कहते हैं। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? यस सर, आ रही। ओके, गुड। तो इसको हम एंड्रागोजी कहते हैं, ठीक है। तो एंड्रागोजी में हमारे साथ एडल्ट्स होते हैं, और एडल्ट जो है इनको गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, और ये जो भी काम करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी के बेस पर करते हैं, खुद जो है जिम्मेदारी लेते हैं, और ख़ुद से जो है वो क्या करते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से तीसरे यहाँ पर फिर पेडागोजी और एंट्रागोजी के दरमियान कंपैरिजन आपको करके बताया गया है कि जो पेडागोजी होती है इसमें हम खास तौर पर किस चीज़ पर फोकस करते हैं, मेनली फोकस ऑन द मेथड्स अप्लाई बाय द टीचर इन transferring ideas and knowledge to the learners who are considered to be dependent on the methods of the teacher for understanding। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट जो है, आप सारे जो है मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और अगर मैं आपको गाइड ना करूं तो आपको चीज़ों के बारे में फिर पता नहीं होगा, आपको फिर पता नहीं होगा कि आपके एग्जाम में कौन से एमसीक्यूज आने हैं। तो इस वजह से आप सारे स्टूडेंट जो है अब मुझ पर क्या कर रहे हैं, मुझ पर आप डिपेंड कर रहे हैं, और मेरे बगैर जो है आप
बहुत मुश्किल से चीज़ों को गेन कर रहे हैं या बहुत मुश्किल से आप जो है तैयारी कर रहे हैं, तो पेडागोजी में हम खास तौर पर उन मेथड्स पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं जिसमें टीचर जो है क्या करते हैं, टीचर्स उन मेथड्स को यूज़ करते हुए जो नॉलेज है उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं और अपने स्टूडेंट्स को जो है ट्रेन करते हैं। तो टीचर जो है कौन से मेथड यूज़ कर रहा है, किस तरीके के जो मेथड जो है वो यूज़ कर रहा है, और फिर वो उसको किस तरह से प्रैक्टिकली अप्लाई करके स्टूडेंट्स के को ट्रेन कर रहा है। तो इस चीज़ को जो है हम ज़्यादातर पेडागोजी में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और पेडागोजी में हम इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, कि स्टूडेंट जो है कौन से मेथड के ज़रिए आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख रहे हैं। तो उन मेथड्स को हम स्टडी करते हैं, सही है। एंड्रागोजी में क्या करते हैं, एंड्रागोजी इज सेल्फ डायरेक्टेड इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिव वे ऑफ लर्निंग अमंग्स द एडल्ट। एंड्रागोजी जो है ये असल में हमारे साथ सेल्फ डायरेक्टेड होता है, मतलब इसमें जो एडल्ट बंदा होता है वो ये पसंद नहीं करता कि उनको कोई डायरेक्शन दे या उनको कोई बताए कि आप इस तरह से करेंगे तो आपको आपकी जो टास्क है वो जल्दी कंप्लीट होगी, या अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका काम ठीक होगा। तो इस तरह की जो सजेशन है एडल्ट जो है वो पसंद नहीं करते, और एडल्ट जो है वो चाहता है कि मैं हर चीज़ के लिए खुद मुख्तार रहूं, कोई किसी किस्म की जो रोक टोक है वो मुझ पर ना हो, और मैं जो भी काम करूं तो वो अपने बलबूते पर ही करूं और खुद से जो है मैं चीज़ों को सीखूं। तो इसको हम एंड्रागोजी कहते हैं, ठीक है। एंड्रागोजी में जो लोग होते हैं तो वो दूसरों की मदद नहीं लेते, वो बार बार ट्रायल एंड एरर के जरिए चीज़ों को क्या करते हैं, चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। मतलब एक बार जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, अगर उसमें नाकाम हो जाए तो फिर दोबारा से उसको प्रैक्टिस करते हैं, अगर दोबारा भी नाकाम होते हैं तो तीसरी टाइम जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कामयाब हो जाते हैं, और इसी तरह से वो खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो ये हम एंड्रागोजी में करते हैं, सही है। इसी तरह से हमारे साथ जीरक गोजी है। जीरक गोजी से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लोग होते हैं, तो ओल्ड एज लोग जो है ज़ाहिर बात है वो अपने लाइफ के एक ऐसे स्टेज में होते हैं जिस स्टेज में उनसे बहुत सारी जो उन्होंने स्किल्स सीखे हुए होते हैं, जो चीज़ें उन्होंने सीखी हुई होती है, तो वो उनसे भूल जाते हैं, वो उनको भूल जाते हैं, ठीक है, और भूलने की वजह से उनको दोबारा जो है फिर लर्निंग की ज़रूरत पड़ती है। तो जिरगोजी जो है ये असल में वो फील्ड है जिसमें हम जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, ओल्डर एडल्ट से मुराद जो ज़्यादा उम्र के जो लोग होते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, उनको हम टीच करते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो इसको हम जिरगोजी कहते हैं। It refers to the management of teaching and learning for older adults and has become well-known term applied to teaching and learning in later life. Enjoyment, curiosity, seeking information and desiring communication are typical routes into learning, ठीक है। अब जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं उनको जब हम ट्रेनिंग देते हैं, उनको जब हम चीज़ों के हवाले से नॉलेज देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसमें हम ऐसे मेथड्स को यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए वो ओल्डर एडल्ट जो है उस मेथड्स को एंजॉय भी करे, साथ साथ उनमें जो है तजस्सुस तजस्सुस जो है वो भी उन चीज़ों के लिए जो है पैदा हो। इसके साथ साथ वो इंफॉर्मेशन को हासिल करने की जुस्तजू करे, ठीक है, और उनके साथ हम ऐसे अंदाज में बात करें जैसे कि वो पसंद करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है बरूह कार लाते हुए हम जो है उनको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और उनको मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से नॉलेज देते हैं जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। Recognition of age-related issues which may affect learning such as reduced sensory perception, limited motor capabilities and changes in cognitive processes, especially memory, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम एज से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, ज़ाहिर बात है जब बंदा जो है टाइम के साथ साथ बूढ़ा होता जाता है, ओल्ड होते जाते हैं, तो ओल्ड होने की वजह से उनमें उनके जो फंक्शन है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होते हैं, जैसे कि सेंसरी परसेप्शन, या तो वो फिर सही तरीके से बातों को सुन नहीं सकेंगे, या वो सही तरीके से चीज़ों को साफ देख नहीं सकेंगे, ठीक है, या वो प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर सकेंगे, या उनकी जो कुव्वत बर्दाश्त है वो फिर कम हो जाएगी। तो
ये सारी चीज़ें जो हैं उनमें कम हो जाती है। इसके साथ साथ वो फिर चलने फिरने से कासिर हो जाते हैं, जैसे जवानी में चलते फिरते थे वैसे फिर बुढ़ापे में नहीं चल पाते। और इसी तरह से उनकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, मतलब उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ है, जो सोचने समझने की सलाहियतें हैं, चीज़ों को याद करने की जो सलाहियतें हैं, ठीक है, इसी तरह से रीजनिंग करने की जो सलाहियतें हैं, ये भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसमें भी चेंजेस आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम उनको एक प्रॉपर मेथड के ज़रिए क्या करते हैं, लर्निंग कराते हैं। तो इसको इस तरह की जो लर्निंग होती है ये हम जिरागोजी क्लास में हम करते हैं। सही है। मजीद आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ एंड लर्निंग। फिजिकल और इमोशनल हेल्थ का लर्निंग में क्या किरदार है, इसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। फिजिकल हेल्थ किसे कहते हैं? फिजिकल हेल्थ के हवाले से कल भी मैंने आपको कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी के सब्जेक्ट में बताया था कि फिजिकल हेल्थ से मुराद ये है कि आप फिजिकली जो है बिल्कुल ठीक हो, फिट हो, ठीक है, आपको किसी किस्म का मसला ना हो, आपकी जो फिजिकल लुक है वो बिल्कुल फिट हो, परफेक्ट हो। तो इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल हेल्थ कहते हैं। सिंपल अल्फाज में अगर मैं आपको मजीद करके बताऊं तो फिजिकल हेल्थ से मुराद ये है कि किसी शख्स की वो फिजिकल कंडीशन, वो फिजिकल हालत जिसमें वो अपने रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, ठीक है, रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको बगैर किसी रुकावट के परफॉर्म कर सकता हो, उसको पूरा कर सकता हो। तो ऐसे स्टेट को हम क्या कहेंगे? ऐसी कंडीशन को हम फिजिकली हेल्दी कंडीशन कहेंगे, ठीक है। So a state of physical well-being in which a person is physically fit to perform their daily activities without restriction। रिस्ट्रिक्शन से मुराद बगैर किसी रुकावट के वो अपने डेली एक्टिविटीज मतलब रोजमर्रा के जो काम है उसको परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल हेल्थ कहते हैं। समझ आ रही है ना आप स्टूडेंट्स को? सर। ओके, गुड। इसी तरह से इमोशनल हेल्थ से क्या मुराद है? इमोशनल हेल्थ की जनरली अगर मैं आपको बताऊं तो इमोशनल हेल्थ से मुराद ये है कि आप इमोशनली तौर पर ठीक ठाक हो, मतलब सिचुएशन के मुताबिक आपके जो जज्बात है, आपके जो एहसासात है वो क्या हो, वो उभरते हो। मतलब अगर खुशी का माहौल हो तो आप में खुशी के जो जज्बात है वो पैदा हो, अगर गम का माहौल हो तो आप में गम के जज्बात जो है वो पैदा हो, अगर इस एक्साइटमेंट के माहौल हो आप में एक्साइटमेंट के जज्बात जो है वो पैदा हो, अगर खौफ के मतलब सिचुएशन हो तो आपकी खौफ की जो अलामात है वो आप में पैदा हो। तो इस तरह की जिस सिचुएशन होती है, ठीक है, तो इसको हम फिर इमोशनली क्या कहेंगे? हेल्दी कहेंगे। यहाँ पर डिफिनीशन में आपको दिया गया है कि द सेंस ऑफ वेल बीइंग दैट इनेबल अ पर्सन टू हैव कॉग्निटिव and emotional capabilities to function in society and meet the demand of everyday life is called emotional health, ठीक है। वही बात है कि इमोशनल हेल्थ से मुराद ये है कि किसी शख्स की वो एबिलिटी, ठीक है, जिसमें वो इस काबिल हो, ठीक है, कि उसके जो कॉग्निटिव और इमोशनल कैपेबिलिटीज़ है, कैपेबिलिटीज़ से मुराद उनकी जो सलाहियतें हैं, ठीक है, वो माशरे के जो हालात है उसके मुताबिक काम कर रही हो। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर सिचुएशन नॉर्मल है तो आप नॉर्मली जो है फील करते हो हर चीज़ को, अगर सिचुएशन इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपके जो जज्बात है, आपके जो एहसास है वो भी इमरजेंसी सिचुएशन के मुताबिक हो, ठीक है। तो जिस तरह की सिचुएशन हो उसी सिचुएशन के मुताबिक आपके इमोशन काम कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? इमोशनली हेल्दी कहेंगे। तो इमोशनली जो हेल्दी लोग होते हैं उनकी जो खसूसियात होते हैं वो ये होते हैं कि ओपन माइंडेड होते हैं, ठीक है, हर तरह के सिचुएशन को वो क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, और किसी भी किस्म के सिचुएशन के लिए जो है वो टेंशन का शिकार नहीं होते, ठीक है, वो परेशानी का शिकार नहीं होते, बल्कि हर तरह के सिचुएशन को वो तहम्मुल के साथ, सब्र, वो बर्दाश्त के साथ वो क्या करते हैं? सिचुएशन को फेस करते हैं। इसी तरह से ओपन हार्टेड से मुराद ये है कि खुले दिल के मालिक होते हैं, छोटे दिल वाले लोग नहीं होते, और लोगों से जो है जेलस नहीं होते, ठीक है, बल्कि अपने जो क्वालिटीज़ उनके पास होती है, अपनी जो खसूसियात उनमें होती है, तो उस पर वो मुकम्मल तौर पर कॉन्फिडेंट रहते हैं और उसी पर वो खुश होते हैं। इसके साथ साथ असर्टिव से मुराद ये है कि जो भी होता है, ठीक है,
तो उसके लिए हर दम तैयार रहते हैं, ठीक है, हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार रहते हैं। प्रोएक्टिव से मुराद ये है कि काम होने से पहले जो है वो अपने आप को उन चीज़ों के लिए तैयार कर लेते हैं। प्रो मीन बिफोर, एक्टिव मीन अलर्ट रहना। तो प्रोएक्टिव से मुराद ये है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है जो कि आने वाला होता है लेकिन अभी आया नहीं हुआ होता, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन के आने से पहले वो उसके लिए जो है लाहे अमल इख्तियार करता है, ठीक है, और उसके लिए जो है मुख्तलिफ अल्टरनेटिव जो है, मुख्तलिफ सोल्यूशन जो है वो उसने जो है फाइंड आउट किए हुए होते हैं, मतलब पहले से चीज़ों के लिए वो तैयार रहते हैं, तो इसको हम प्रोएक्टिव कहेंगे। और इसके साथ साथ एक्सप्रेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली, अपने जो इमोशन है उसको अप्रोप्रिएटली क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सिचुएशन के मुताबिक अपनी जो जज्बात है उसका इजहार करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ इमोशनली हेल्दी पर्सन के कुछ खसूसियात होते हैं। की टर्म्स, यहाँ पर हमारे साथ इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड कुछ बुनियादी टर्मिनोलॉजीज है, एमसीक्यूज के हवाले से इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप इसको थोड़ा गौर से सुने ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। इमोशनल हेल्थ का, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अ स्टेट ऑफ इमोशनल एंड साइको सोशल वेलबींग इन विच द इंडिविजुअल इज एबल टू कोप विद द नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ, work productively and to make contribution to his or her community is called emotional health। वही बात है कि किसी भी शख्स की वो इमोशनल और साइको सोशल स्टेट जिसमें वो इस काबिल हो कि वो अपनी ज़िंदगी में किसी भी किस्म के स्ट्रेस को जो है फेस करते हो, ठीक है, किसी भी किस्म की मुश्किल उनकी लाइफ में आती है तो वो उस मुश्किल का जो है बहादुरी के साथ मुकाबला करते हो, ठीक है, मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात में वो अपने रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ है उसको पूरा करते हो और इसी तरह से अपने माशरे में अपना एक और असर किरदार जो है वो अदा करते हो, ठीक है, तो ऐसे बंदे को हम इमोशनली हेल्दी कहते हैं। इसी तरह से कॉग्निशन है, कॉग्निशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हमारे माइंड से रिलेटेड, ब्रेन के जितने भी एक्टिविटीज़ है उसके से रिलेटेड जब भी बात आती है तो इसका मतलब यह है कि कॉग्निशन है, ठीक है। कॉग्निशन मीन it is the set of all mental abilities related to attention, memory, evaluation, reasoning, problem solving, decision making and computation etc. is called cognition। मतलब हमारे माइंड के जितनी भी खसूसियात है, ठीक है, तो उसका जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं। मतलब आप चीज़ों पर कंसंट्रेशन कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, आपकी जो कंसंट्रेशन एबिलिटीज़ है, आपकी आपकी जो चीज़ों को याद करने की सलाहियत है, आप चीज़ों के हवाले से जो एवाल्यूएशन करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप उस पर जो रीजनिंग करते हैं, इसी तरह से जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, मेंटल एबिलिटीज़ है और इन सारी चीज़ों को मिलाकर इसके लिए एक टर्म यूज़ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन कहते हैं या कॉग्नि। इसी तरह से मज़ीद आगे बढ़ते हैं मेमोरी की तरफ। मेमोरी क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज़ इनकोडेड, स्टोर एंड रिट्राइव। मेमोरी ये वो अमल होता है जिसमें हम चीज़ों को समझ लेते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको अपने जहन में स्टोर कर लेते हैं और जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो तो उसको हम दोबारा से याद करते हैं, रिट्राइव करते हैं, हासिल करते हैं अपने माइंड से, तो इसको हम मेमोरी कहते हैं, इस अमल को। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग से मुराद बहस मुबाहिसा करना, द प्रोसेस ऑफ ड्राविंग कंक्लूजन टू इन्फॉर्म हाउ पीपल सॉल्व प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन इज कॉल्ड रीजनिंग। रीजनिंग ये वो अमल होता है जिसमें हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम के हवाले से क्या करते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं और इसी तरह से इसी बहस मुबाहिसा के बेस पर हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, उसके लिए फैसले करते हैं, तो इस अमल को हम रीजनिंग कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ मज़ीद दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आते हैं एमसीक्यूज़ के हवाले से, डायलेक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग एंड डिडक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग। डायलेक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग से मुराद ये है कि ये हमारे साथ लर्निंग की वो किस्म होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं या मुख्तलिफ
स्किल्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हुए उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको सीखते हैं, ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है, इस तरह की लर्निंग को हम क्या कहते हैं, डायलैक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग कहते हैं। डाई मीन दो, लैक्टिक मतलब जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो है क्या हो, इन्वॉल्व हो। तो डायलैक्टिक मेथड सिंपल अल्फाज में यही मतलब है कि वो मेथड जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो है वो क्या कर रहे हो, एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर रहे हो मुख्तलिफ चीज़ों पर, और उससे वो क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। तो इसको हम डायलैक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग कहते हैं। लर्निंग डेट अकर थ्रू डिस्कशन बिटवीन टू और मोर पीपल। Dialectic method of learning allow adult learners to exchange their ideas, concept, personal, professional experiences. जाहिरी बात है, जब आप किसी स्किल के बारे में दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो इस डिस्कशन के दौरान जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, वो अपने जो आइडियाज़ है, ठीक है, अपनी जो सोच है, आपने जो एक्सपीरियंस उन्होंने किया हुआ होता है, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि मुझे जो है इस तरह की सिचुएशन मैंने फेस की थी, जिसमें मैंने इस तरह के कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो किए थे, जिसकी वजह से मुझे जो है इस तरह का रिजल्ट मिला। तो इसी तरह से एक दूसरे के साथ चीज़ों को डिस्कस करते करते वो क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं। इसी तरह से डायडेक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग क्या है, डायडेक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग ये हमारे साथ लर्निंग की वो किस्म है जिसमें स्टूडेंट्स को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ठीक है, ये हमारे साथ एक इंस्ट्रक्टिव मेथड है। जिस तरह से स्टूडेंट्स को किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप लोगों ने जो है इस काम को इस तरह से करना है और इसमें ये चीज़ें होगी और इसको आप इस तरह से करेंगे, तो पूरा मुकम्मल इंस्ट्रक्शन के साथ लोगों को जो है टास्क दिए जाते हैं, ठीक है, और इसी तरह से उनको फिर इस मेथड के ज़रिए सिखाया जाता है। तो इसको हम डायडेक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग कहते हैं। दिस इज़ एन इंस्ट्रक्टिव मेथड दैट प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद द रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। ये हमारे साथ एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम एक टास्क के हवाले से अपने स्टूडेंट्स को मुकम्मल तौर पर थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो टास्क है ये हमारे साथ ये है, इसमें इस तरह से होता है, इसको हम इस तरह से करेंगे और आप इसको इस तरह से करेंगे। तो मुकम्मल उनको इंस्ट्रक्शन देकर उनको टास्क हवाले करते हैं। तो इसको हम डायडेक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग कहते हैं। इट इज़ एन इफेक्टिव मेथड यूज टू टीच स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड डिपेंड ऑन द टीचर्स फॉर इंस्ट्रक्शन। इट इज़ आल्सो यूज टू टीच बेसिक स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। इसी तरह से जो डायरेक्टिक मेथड ऑफ लर्निंग है, तो ये असल में बहुत ही एक इफ़ेक्टिव मेथड है, ठीक है, स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, उन स्टूडेंट को टीच करने के लिए जो कि टीचर की गाइडेंस के बगैर खुद से कोई काम ना कर सकते हो, ठीक है, जिनको गाइडेंस के बगैर खुद से काम करने की समझ भी ना आती हो और ना वो खुद से काम कर सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स को जो है सपोर्ट करने के लिए जो डायडेक्टिक मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। द टीचर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज एंड द नॉलेज इज ट्रांसमिटेड टू द स्टूडेंट्स थ्रू डायडेक्टिक मेथड। और इसी तरह से आप सबको पता है कि जो टीचर्स होते हैं तो उनके पास स्टूडेंट्स के बनिस्बत नॉलेज ज़्यादा होती है, और इसी नॉलेज को टीचर्स क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसमिट करते हैं, मुंतकिल करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, ताकि वो सीख ले, वो लर्न कर ले, वो याद कर ले, ठीक है।